एट्थ लेसन अपना सेल वाला जो लेसन है उसको हमने कल स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। एक तरह से एक्सीडेंटल डिस्कवरी हम उसको बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1665 में अपना जो बॉटल्स हैं, ग्लास बॉटल्स जो मोस्टली किस में यूज होती हैं, हमारे केमिकल लेबोरेटरी में यूज होने वाली ग्लास बॉटल्स के ऊपर जो हम कॉर्क लगाते हैं, वो कॉर्क उन्होंने छोटी सी स्लाइड में कट करके उसको फिर उन्होंने अपने बनाए हुए एक प्रिमिटिव, एक बहुत ही प्राइमरी टाइप का उनके पास में माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने उसमें देखा। माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उसमें जो कॉर्क था, वो कॉर्क बना हुआ था किससे? वुड से। मीन्स हमारे जो प्लांट्स हैं उसकी बार्क को कट करके पहले बनाए जाते थे कॉर्क। आजकल तो रबर कॉर्क्स ज्यादा आते हैं, लेकिन कई जगह पे आप अगर मान लो पुरानी लैब्स हैं या फिर पुरानी जगहों पर किसी स्पेशल केमिकल को या किसी सॉल्यूशन को प्रिजर्व करके रखा हुआ देखोगे, तो उसमें मोस्टली जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं या फिर केमिकल सॉल्यूशंस हैं, या जिनको हम केमिकल्स ही बोलते हैं, तो जो केमिकल्स हैं उनको वो प्रिजर्व करते हैं या स्टोर करते हैं उसमें, ग्लास बॉटल्स में। ग्लास की बॉटल्स में वो इसलिए स्टोर करते हैं उसको क्योंकि ग्लास किसी भी केमिकल से या फिर किसी भी सब्सटेंस से बहुत ही जल्दी या फिर करता ही नहीं है, नेग्लिजिबल रिएक्शन करता है। किसी टाइप की कोई रिएक्शन केमिकल के साथ में ग्लास की नहीं होती है, इसलिए ग्लास के जो कंटेनर्स हैं या फिर ग्लास की जो बॉटल्स हैं उसमें केमिकल्स को प्रिजर्व करते हैं या स्टोर करते हैं। उनमें भी कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद में रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो उनको फिर हमको किसमें, लिड से सेव करना पड़ता है, उसके ऊपर लिड लगानी पड़ती है। तो अगर लिड हम किसकी लगाएंगे, अगर मान लो हम और किसी मेटल की लिड लगा देंगे, जैसा कि मोस्टली बॉटल्स के ऊपर हम जो लिड या ढक्कन यूज करते हैं, कैप यूज करते हैं, वो मोस्टली मेटल की होती है, जैसे एल्यूमिनियम की होती है या फिर आयरन की होती है, टिन की होती है। तो उसकी जगह पे हम लिड यूज करते हैं किसकी, वुड की। पहले के टाइम पे वुड की यूज की जाती थी, अभी के टाइम में प्लास्टिक यूज किया जाता है, जो थर्मोस्टेट प्लास्टिक होता है। किसी भी टाइप से टेम्परेचर से या फिर किसी भी टाइप के मॉइस्चर से या फिर किसी भी केमिकल से वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। आजकल इस टाइप के प्लास्टिक्स बनने लग गए। वो आपको जो हमने पॉलीमर्स वाला लेसन पढ़ा था, उसमें थर्मोस्टेट प्लास्टिक था और माउल्डेड प्लास्टिक था, और ऐसे प्लास्टिक जो कि किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो आजकल रबर के या फिर प्लास्टिक के कैप लगने लग गए। पहले के टाइम में केमिकल लेबोरेटरीज में केमिकल्स को स्टोर करने के लिए वुडन कॉर्क वो यूज किए जाते थे। तो वुडन कॉर्क बनेगा कहाँ से? प्लांट से बनेगा। प्लांट की स्टेम को कट करके या उसकी बार्क को यूज करके उस ट्री से कैप्स बनाते थे। तो वो कैप को किसने लिया? रॉबर्ट हुक ने यूज किया, और उसको छोटी छोटी सी स्लाइड्स में कट करके, और उनका जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी इतना तो था कि वो किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके या फिर किसी भी सब्सटेंस को एनलार्ज करके उनको दिखा सके। तो उस माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उनको उसमें ऑब्जर्व किया उन्होंने कि छोटे छोटे से सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आप लोग अपने आपका जो म्यूट है उस बटन को प्रेस उसको प्रेस करो।
अपने स्पीकर्स जो हैं उनको आप प्रेस करोगे। सर सुनता नहीं है, आप ही ऑफ कर दीजिए। जस्ट ए मिनट। मम्मी की अभी क्लियर आवाज आएगी क्योंकि सबको मैंने म्यूट कर दिया, ऑल म्यूट कर दिया है ना। तो हम बात कर रहे थे स्टोरी ऑफ इन्वेंशन और स्टोरी ऑफ डिस्कवरी। नॉट इन्वेंशन, इट वाज ए डिस्कवरी, क्योंकि इन्वेंशन में और डिस्कवरी में डिफरेंस है कि डिस्कवरी उस चीज की होती है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, और इन्वेंशन उसका होता है जो नया बनाया जाता है। वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन उसको हम नया बना रहे हैं, है ना। जैसे मम्मी जो सब्जी बनाती है वो उनका इन्वेंशन है, लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सब्जी लेके आना, वो हमारी डिस्कवरी है। हम उसको डिस्कवर करके या फिर बाहर से जहाँ कहीं से भी हम लेके आ रहे हैं तो उसको हम प्रोक्यूर कर रहे हैं, तो जो प्रोक्यूर कर रहे हैं उसको हम डिस्कवरी बोलेंगे, और जो उससे नई चीज बनाई जा रही है उसको हम इन्वेंशन बोलेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से जब देखा उस बार्क के छोटे छोटे से पीसेस को या उसके स्लाइड्स को देखा, तो स्लाइड्स को देखने के बाद में उनको दिखाई दिया कि उसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर्स या रूम्स जैसे स्ट्रक्चर्स उनको दिख रहे हैं। तो उन्होंने हर बॉक्स को सेल बोला। सेल इसलिए क्योंकि उनकी लैंग्वेज में, मीन्स लैटिन लैंग्वेज में, किसी भी रूम को सेल ही बोलते हैं। तो आज 150 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए रॉबर्ट हुक ने जो बताई थी। 150 नहीं, 1665 में हुआ था, तो अप्रोक्स 350 ईयर्स हो गए, 355 ईयर्स हो गए। तो 355 ईयर्स में उन्होंने जो डिस्कवरी की थी सेल की, उसी के ऊपर बहुत स्टडीज और बहुत डीप रिसर्च होना स्टार्ट हुई। उस डीप रिसर्च से धीरे 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 सेल की जो फंक्शनिंग है उसमें उनको, और हाई डेफिनेशन के जो, जिसको अपन HD बोलते हैं आजकल, हाई डेफिनेशन के जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे उन्होंने उसकी स्टडी की, और ये बताया कि ये जो सेल्स हैं वो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखी थी। अब जो सेल्स के ऊपर जो स्टडी की जाती है वो लाइव सेल्स के ऊपर की जाती है। जैसे अभी जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस भी एक टाइप की लाइव सेल है और सिंगल सेल है। तो जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और बाद में फिर और स्टडी हुई तो पता चला कि भाई एक सेल जो है उसी से ही ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुआ है, और उसी में ही बार बार मल्टीपल डिविजन्स होने लग गए, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब सेल डिवीजन लाइव सेल में ही हो सकता है, डेड सेल में तो हो नहीं सकता। तो लाइव सेल में होने वाले डिविजन्स का स्टडी करने के लिए या सेल डिवीजन का स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट जो कम्युनिटी है उसने और स्टडी की, और फर्दर स्टडी में उनको ये पता चला कि जो सेल है उसमें ओनली 3 पार्ट्स जो कि सबसे पहले हमको दिखाई देते हैं। सेल वॉल है, सेल के अंदर जो सेल प्लाज्मा है, और सेल प्लाज्मा के बीच में एक छोटा सा डॉट ब्लैक कलर का सेंटर में जो दिखता है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिसको सेल प्लाज्मा भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली जो बॉर्डर है
या उस सेल का जो शेप एंड साइज डिफाइन करती है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से लाइन की तरह उनको दिखी थी, जैसे जो जिससे अलग अलग रूम्स या ब्रिक्स जैसी स्ट्रक्चर्स उनको दिखी थी रॉबर्ट हुक को। तो वो जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए उन्होंने तो प्लांट सेल देखी थी, इसलिए उनको तो उसमें सेल वॉल भी दिखी होगी, मीन्स एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वॉल, जिसको कि हम सिक्योरिटी वॉल बोल सकते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में सेल वॉल भी है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखी थी, जिसको उन्होंने बाउंड्री लाइन की तरह, आउटलाइन की तरह सेल मेम्ब्रेन माना या सेल वॉल बताया, और वो डबल लेयर्ड थी वो। और उसके अंदर का जो मटेरियल उनको दिखा, जो खाली स्पेस दिखी, खाली स्पेस में उनको शायद उसमें प्लाज्मा या कुछ लिक्विड जैसा फिल किया हुआ या एक स्पेस दिखा। उस स्पेस में कुछ हो सकता है, उनको तो पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो डेड सेल देखी थी। लेकिन जब लाइव सेल के ऊपर स्टडीज हुई या रिसर्च हुई, तब पता चला कि जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म नाम से भी एक मटेरियल या सॉल्यूशन जैसा या जेल जैसा एक और फील्ड होता है, जो कि न्यूक्लियस से लेकर के या न्यूक्लिक वॉल से लेकर के सेल वॉल तक या सेल मेम्ब्रेन तक के स्पेस को वो फिल करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के 3 बिल्कुल मेजर पार्ट्स, ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो उन्होंने सेंटर में देखा वो साइटोप्लाज्म था, उसी के अंदर ही उन्होंने न्यूक्लियस देखा था, जिसको उन्होंने सेंटर में एक डॉट की तरह देखा। तो अब इसमें शेप एंड साइज तो फिक्स हो गई, ये भी पता चल गया कि भाई कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करती है सेल, और कितनी बड़ी है, उसके अंदर क्या क्या है। तो बेसिक बिल्डिंग उसकी जो है वो शेप एंड साइज, डिफरेंट डिजाइन्स, ये सब चीजें होने की वजह से उन सबको हम देखेंगे कि जस्ट अ सेकेंड। हाँ, just a second. My laptop's battery is going to exhaust. Yes. तो इसमें एक सबसे बड़ा फंक्शन, जब लाइव सेल का या फिर सेल का और फर्दर स्टडी करने पे पता चला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट ऑर्गेनिज्म हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, या सिंगल सेल्ड हो, कोई भी लाइव सेल या लाइव ऑर्गेनिज्म, तो जो जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होते हैं सेल से। तो जब आप ये चीज देखते हो कि कोई चीज किस किस पार्टिकल से मिलके बनी है, जैसे हमने मैटर में पढ़ा था कि कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो वैसा की वैसा ही कंसेप्ट इसके साथ भी है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं, तो वो भले ही बाद में डेड हो गया हो, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस या उसका फॉर्मेशन या उसका जनरेट होना या फिर उसका बर्थ होना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे एनिमल्स में बर्थ होता है किससे, एग से, और जो प्लांट्स हैं उनमें मैंने आपको 6th स्टैंडर्ड का जो याद दिलाया था कि फ्लावर्स का जब इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा,
ये हमारे होम टीचिंग में होने का नुकसान है कि आसपास जो है क्या हो रहा है वो भी हमको धीरे-धीरे पता चल जाता है। तो मैंने शायद चाय चढ़ाई हुई थी, वो जल गई क्योंकि जब हम आपस में पढ़ने लग जाते हैं या बात करने लग जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तब मुझको स्मेल आई। अब ये स्मेल जो है वो भी गैसियस कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है। गैसेस की एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये कि वो एयर में डिफ्यूज होकर के दूर दूर तक स्प्रेड हो जाती है। तो आपको किचन में क्या हो रहा है, क्या जल रहा है, क्या बन रहा है, वो आपको आपके रूम, आपके पूरे घर में जहाँ कहीं भी आप बैठे हो वहाँ पे पता चल जाता है। इसीलिए मैं स्टडी रूम में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि किचन में मेरी चाय जल गई है क्योंकि उसकी स्मेल मुझको आ गई। तो ये भी एक सीखने की चीज है कि गैसियस प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। लेकिन उसी मेन कंसेप्ट को या मैटर के मेन कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं किसके लिए, सेल्स के लिए, तो जैसे उसमें बताया गया है या केमिकल थ्योरीज में बताया गया है कि एवरी सब्सटेंसेस और एवरी मैटर इज made by tiny particles और indivisible particles which are called atoms। तो जैसे एटम्स वाला जो कंसेप्ट सबसे पहले दिया गया था, बाद में ये पता चला कि एटम भी अपने आप में डिविजिबल है, एटम इनडिविजिबल नहीं है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो अपने आप में, लेकिन वो भी एक क्रिस्टल है। जैसे आप सॉल्ट खाते हो, नॉर्मल सॉल्ट, तो आप देखते हो उसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखते हैं हमको, इतने छोटे पार्टिकल कि हम उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो इनडिविजिबल नहीं है, वो भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एटम्स के लिए पहले माना जाता था, जे थॉमसन ने जब इस बताया था, तो उन्होंने या उससे पहले के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये माना था कि जो जे थॉमसन का तो मॉडल आया था, लेकिन उनसे पहले भी जिन्होंने एटम्स की जो कंसेप्ट दी है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि दिस इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच मेक्स एनी मैटर। वो की वही बात जो है वो हमारे सेल्स के ऊपर अप्लाई होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है किससे, एग से या ओव्यूल से, मींस सिंगल सेल से। तो जो सिंगल सेल से बनना स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए बाद में वो मल्टीपल सेलुलर हो सकता है, जिसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। लेकिन जो जनरेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। इसीलिए हम सिंगल सेल को या सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स बिल्ड्स ऑल सिमिलर ब्रिक्स। जैसे हमने ब्रिक्स वाला एग्जांपल लिया था या फिर रूम वाला एग्जांपल लिया था, उस टाइप की जो ब्रिक्स हैं उससे जैसे वॉल बनती है ब्रिक्स से, वैसे ही सेल से टिश्यूज बनते हैं। फिर उनकी डिजाइन्स होती हैं, डिफरेंट डिजाइन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू में जो नर्व सेल है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि वो सिग्नलिंग को कलेक्ट करना और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। तो ट्रांसमिशन का वर्क अगर वो कर रहा है तो उसी टाइप का उसमें एंटीना भी होना चाहिए और डॉन्ड्रम भी होना चाहिए और उसमें टेल भी होनी चाहिए। उसका स्ट्रक्चर अलग है। मसल सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है, ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर अलग है? बोन में जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है। स्किन में जो एपिडर्मिस एंड डर्मिस मिलती है उसके सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वैसे ही प्लांट्स में भी जिससे स्टेम बनी है उनके सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, और जो फोटोसिंथेसिस का वर्क कर रहे हैं, मींस लीफ में मिलने वाले जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर
अलग है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट शेप एंड साइज भी हो सकता है। हर तरीके का जो लिविंग वर्ल्ड है ऑल ओवर द ऑर्गेनिज्म, उसमें वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप की सेल्स से बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे किससे? ओनली सेल से। इसीलिए सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, या फिर उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके, फर्दर देखो उसने कंपैरिजन भी किससे किया है? ब्रिक वॉल का कंपैरिजन किया है ओनियन पील से। अगर हम ओनियन पील जो है उसको बिल्कुल एक बहुत ही थिन लेयर, उस थिन लेयर को अगर हम माइक्रोस्कोप में रखें तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है जैसा ब्रिक वॉल का दिखता है। इसलिए जैसे ब्रिक वॉल्स हैं, ब्रिक वॉल्स में भी सारी ब्रिक्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं। वो की वही बात किसमें है? ऑनियन पील में है। ऑनियन पील में भी जितने भी ऑनियन पील में जितने भी सेल्स हैं, है ना, उन सेल्स का स्ट्रक्चर अप्रॉक्स सेम है सबका। क्यों? क्योंकि ऑनियन पील एक टाइप की स्किन है ऑनियन की, और स्किन का फॉर्मेशन करने के लिए उसके सारे सेल्स एक जैसे ही हैं। उनका फंक्शनिंग भी एक जैसा ही है, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। किसकी? उस ऑर्गेनिज्म की। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग उस सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जिस जगह पे या जिस फंक्शन में वो सब की सब लगे हुए हैं या टिश्यू बनाए हुए हैं, उन टिश्यूज के आपस में जितने भी सेल्स हैं वो आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन किसी दूसरे टिश्यू से वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये कि इसने एग्जांपल इसके अंदर दिया है। अब नंबर में भी डिफरेंट हो सकती हैं सेल्स। किसी ऑर्गेनिज्म में 1 सेल हो सकती है और किसी ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल हो सकती है। जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग बताया कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट का जो बॉडी साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। उससे भी ज्यादा बड़ा है ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल का स्ट्रक्चर और उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उसमें बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं। हमारी बॉडी में भी बिलियंस ऑफ सेल्स हो सकती हैं, लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ सेल्स हर एनिमल का निकालें, हर एनिमल का या हर प्लांट का नंबर ऑफ सेल निकालें, फिर बताएं कि जैसे आपके ग्रेडिंग होती है, क्लास में मार्क्स आते हैं तो उसमें बताते हैं ना कि 35 to 40 जिसके या 35 to 40 जिसके मार्क्स आए वो डी में रहेगा, और 40 से 60 जिसके आए वो बी में रहेगा, और जो 60 से 80 के बीच में आया वो सॉरी बी में रहेगा, और जो फर्स्ट ऊपर वाले हैं अबव 80 वाले या फिर अबव 90 वाले उनको हम ए या ए प्लस में रखेंगे। ऐसे हम ग्रेड्स या कैटेगरीज बना सकते हैं, लेकिन इनमें नहीं बना सकते। हम जब भी किसी डेफिनेशन मीन्स किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके एक कैरेक्टर को लेते हैं, हम कैरेक्टर के बेस पे उसका डेफिनेशन बना रहे हैं, ना कि नंबर के अकॉर्डिंग। तो उसका कैरेक्टर क्या है? कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ओनली सिंगल सेल से ही फॉर्म हो जाते हैं, उनका सारा फंक्शनिंग एक सिंगल सेल के अंदर ही चलता है, और उनमें जब डिवीजन हो जाता है मीन्स मल्टी सेलुलर जब एनिमल्स या प्लांट्स बन जाते हैं तो उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो हमारे पास में दो ही कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल से बनने वाला या सिंगल सेल से फंक्शन करने वाला या सिंगल सेल से ही सारा अपना लाइफ बीइंग चलाने वाला जो एनिमल या प्लांट है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। और इससे ज्यादा अगर मान लो उसमें सेल्स हैं मीन्स सेल डिवीजन पॉसिबल है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर का मीन्स होता है सेल। नेक्स्ट वन,
हाँ, अब इसमें एक चीज और है। अगर मान लीजिए सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के इसने एग्जाम्पल जैसे अमीबा और पैरामीशियम दिए हैं। तो अमीबा और पैरामीशियम का जो सेल है वो पूरी तरह से उनकी अपनी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एक ही सेल में कंटेन करता है। अब अगर मान लो हम उसकी फंक्शनिंग देखें तो इतनी परफेक्ट फंक्शनिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सिंगल सेल है, अकेला सेल क्या क्या काम कर पाएगा? सारे काम उसी को ही करने हैं, इसलिए वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा तो उसका जो न्यूक्लियस है जो सेंटर में है वो भी इतना डेवलप नहीं होगा। डेवलप नहीं है इसीलिए तो वो डिवीजन नहीं कर रहा है। अगर वो डेवलप हो जाता तो वो डिवीजन कर लेता और मल्टी सेल बना लेता, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लेता। लेकिन उसकी जगह पे वो क्या कर रहा है? सिंगल सेल से ही अपने सारे काम चला रहा है। तो इसलिए उसकी जो न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा, उसकी जगह पे न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा। तो जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं या जैसे वायरसेस हैं या बैक्टीरियास हैं, वायरस तो जो है वो तो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, वो तो सिंगल सेल्ड होकर के भी एग्जिस्ट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास में डिफाइंड सेलुलोज भी नहीं, सॉरी साइटोप्लाज्म भी नहीं है और डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। तो वो प्रिमिटिव स्टेज में रहता है, इसलिए उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए अपने आप को बचाने के लिए या अपना फूड या न्यूट्रिशन लेने के लिए। इसीलिए वो ह्यूमन बीइंग पे या फिर किसी न किसी एनिमल पे या किसी न किसी प्लांट पे अटैक करता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और उनके न्यूट्रिशन को वो यूज करता है अपने लिए। तो जो पैथोजेंस हैं, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मैंने पढ़ाया था कि जो पैथोजेंस हैं वो मोस्टली पैथोजेंस सिंगल सेल्ड होते हैं और सिंगल सेल में भी वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर सेल डेवलप हो गई है, और सेल डेवलप किससे हुई है? न्यूक्लियस से डेवलप हुई है। तो न्यूक्लियस से डेवलप होने वाला या न्यूक्लियस जिसका अच्छे से डेवलप हो गया है, वेल डिफाइंड है और अच्छे से वर्क कर रहा है, वैसे तो क्या सारा काम जो है वो सेल के अंदर कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। तो सारे होने वाले काम न्यूक्लियस से हो रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जिसमें सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब नंबर के बाद में और उसके डेवलपमेंट के बाद में हम आते हैं शेप के ऊपर। जो शेप है सेल का, वो सारे सेल्स का शेप उनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नर्वस सेल है, नर्वस सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, और मसल सेल्स का या फिर स्किन की जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये क्या करते हैं? एक ही टाइप के कुछ सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए टुगेदर वर्क करते हैं या जॉइंट वर्क करते हैं। तो जब वो कंबाइंड एंड जॉइंट वर्क करते हैं तो उससे वो टिश्यू बनता है। ये टिश्यूज से हम देखते हैं कि टिश्यूज का फंक्शन अलग अलग है, इसलिए उनका शेप एंड साइज और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, शेप एंड साइज वाला स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जिसको कि हमने शेप्स ऑफ सेल्स में पढ़ना है। इसने बताया कि जैसे अमीबा है, हमने सिंगल सेल्ड एनिमल का जो सबसे इजी एग्जांपल है वो अमीबा ही है, और अमीबा को ही हम स्टडी करते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल में मोस्टली, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम अमीबा का ही सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो
जो नॉर्मल वाटर रहता है उसमें अमीबा बहुत मिल जाता है, और स्पेशली जो आरओ वाटर यूज करते हैं उसमें तो नहीं होता है वो, क्योंकि उसमें यूवी टेक्नोलॉजी से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग सेल्स हैं उनको किल कर दिया जाता है, जिनको हम जर्म्स किल करना बोलते हैं। तो उसमें तो जर्म्स किल कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम खेती बाड़ी में काम आने वाला जो वाटर है, डायरेक्ट वाटर जो फ्लोइंग वाटर है, उसमें अगर मान लो स्टडी करें उसको, एक हाई डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें, तो हमको इस टाइप के सिंगल सेल्ड एनिमल्स दिख जाएंगे इसमें, जिसमें स्पेशली हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। मेन एग्जांपल अमीबा का ही है। तो अमीबा के स्ट्रक्चर को या उसके शेप को हम देखते हैं तो इर्रेगुलर शेप होती है उसकी। इर्रेगुलर शेप क्यों होती है? क्योंकि उसको अपनी ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसी से ही सारे काम करने हैं। अब उसको अगर मान लीजिए न्यूट्रिशन के लिए फूड कैच करना है या फूड ऑब्टेन करना है, तो वो क्या करता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे कि फूड उसके अंदर ग्रेस्प हो सके। तो ग्रेस्पिंग या फिर कैचिंग या फिर ट्रैपिंग, फूड को ट्रैप करने के लिए या फूड को ग्रेस्प करने के लिए उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि उसको हेल्प करती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन इर्रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए वो इर्रेगुलरली वो अपने कुछ, जैसे हमारे हाथ हैं, ऐसे हाथ जैसे हम किसी भी चीज को आपने कभी हाथ से पानी पिया हो, वैसे मोस्टली हम लोग हाथ से पानी नहीं पीते हैं, मोस्टली वाटर बॉटल से या ग्लास से या किसी न किसी टम्बलर से ही हम पानी पीते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी आपने ये जो वाटर प्याऊ रहती हैं, वो वाटर प्याऊ में कभी, या फिर हैंड पंप पे, या फिर जो ओपन सोर्स ऑफ वाटर हैं, उन ओपन सोर्स ऑफ वाटर से अगर आपने हाथ से पानी पिया हो, तो हम ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे मुंह लगा के, और हमारे दोनों हाथों को हम एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कप जैसा बना लेते हैं। उसमें वो प्याऊ पे जो आजी बैठती हैं, वो आजी इसमें पानी डालती जाती हैं और हम ऐसे पीते जाते हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, हाँ, फिर देखो किसी ने स्पीकर ऑन किया है, इसलिए चौंकू चांकू चांकू आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो पानी को कलेक्ट करने के लिए बनाया, वैसा कि वैसा ही ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है या टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। इसको हम हाथ हटाएंगे तो वापस हमारे जैसे हाथ थे वैसे ही हो जाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। वो की वही बात किसके साथ में है? अमीबा के साथ में। अमीबा क्या करता है, जैसे हमने हाथ से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया पानी को कलेक्ट करने के लिए, वैसे की वैसे वो फूड को कलेक्ट करने के लिए अपनी सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। वो कन्वर्शन जो है उसका, वो बिल्कुल हमारे पॉड्स, मतलब पॉड्स मीन्स हमारे पैर, हमारे हाथ, जो हमारे लिम्स हैं, उन लिम्स के जैसा ही दिखता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सूडोपोडा या सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, गलत, ऐसा है नहीं लेकिन हमको दिखता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन जैसे हमको दिखता है, वैसे कि वैसे ही सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, टेम्परेरी। वो ऐसा हमको दिखता है लेकिन होता नहीं है। और पोडिया का मीन्स होता है फीट, पैर, तो उसके पैर बन जाते हैं ऐसे, और उनसे उस फूड को वो ग्रेस्प कर लेता है और अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है, तो उसको वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो उसके अपने न्यूट्रिशन के लिए वो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, और इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ओके, तो उसमें न्यूट्रिशन इसी टाइप का होता है, और अदर टाइप ऑफ सेल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड शेप ऑफ सेल्स और अलग अलग उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको नर्व सेल बताया, ब्लड सेल्स बताया, मसल सेल्स बताया, तो वो लॉन्ग ब्रांच्ड होंगी या सिंगल ब्रांच्ड होंगी या राउंड शेप में होंगी। ये अलग अलग टाइप की, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की या अलग अलग शेप एंड साइज की सेल्स होती हैं। बाकी का कल है, अभी